आप ध्यान दीजिए, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। हर समय भाषा बदलती रहती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, जैसे गुजरात, राजस्थान। आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग अलग होती है। भाषा की धारा संभवतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म और अप्रौढ़ से प्रौढ़ की ओर जाती है। भाषा संयोगाय अवस्था से वियोगाय अवस्था की ओर जाती है। हर भाषा का अस्पष्टता या अस्पष्टता एक मानक रूप होता है, कोई भी भाषा हो। जैसे वैदिक भाषा थी, आज वैदिक भाषा हमारे प्रयोग से हट गई। संस्कृत भाषा भी हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम गुजराती बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब बोलते हैं। अब मित्रों, ये भाषा, परिभाषा और स्वरूप के बाद हम आपके सामने बात रखने जा रहे हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक है, भारोपीय परिवार। भारोपीय का मतलब होता है इंडो यूरोपियन फैमिली। इसमें भी बहुत विवाद हैं। उन विवादों में न पढ़ करके समय का ध्यान रख, भारत से लेकर प्रायः पूरे यूरोप महाद्वीप तक बोले जाने के कारण इस परिवार को भारोपीय परिवार कहा जाता है। इसका क्षेत्र देख लीजिए, एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में फैला है। और आज तो हम ग्लोबल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, ग्लोबल भाषा। इस ग्लोबल भाषा में जैसे मैं बताऊं, अब कहीं भी आप जाएं, अगर गुजरात का चीकू जाता है तो उसे चीकू ही अंग्रेजी वाले अपने डिक्शनरी में चीकू ही बोलते हैं। जैसे अमरूद है उसके लिए गुआवा बोलते हैं, लेकिन गुजरात में अमरूद को जामफर कहेंगे। आप देखिए, ये भी विभिन्नता भी देखते जाइए आप। मुख्य भाषाएं, प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि, ये भारोपी परिवार में आती हैं। मुख्य भाषा है। आधुनिक भाषाओं में देखिए आप, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि। इस परिवार का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहले अगर प्रचलन में आई और लेखन के क्षेत्र में काम किया तो संस्कृत भाषा थी। यह विश्व के सबसे बड़े भाग में बोली जाती है, अर्थात भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा परिवार है, यानी भारोपी परिवार। इसमें अन्य परिवारों की तुलना में भाषाओं और बोलियों की संख्या बहुत अधिक है। आप देखिए, गुजरात में ही आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश में ही कम से कम 600 बोलियां हैं, लेकिन अभी भाषाएं कितनी हैं? पहले जब देश स्वतंत्र हुआ था 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी। अभी जैसे जैसे राज्य बनते गए 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। लेकिन आदिवासी, मिजोरम की आदिवासी हैं, आप देखिए, नागालैंड के आदिवासी हैं, उनकी भाषाओं का हम कहाँ अध्ययन करते हैं? हम उसी भाषा का अध्ययन करते हैं जो भाषा पारस्परिक आदान प्रदान के काम में आ रही है। इस परिवार की भाषाओं की बोलने की संख्या विश्व में अन्य परिवारों की तुलना में सबसे अधिक। भारोपी परिवार की बात मैं कर रहा हूँ। साहित्य रचना के क्षेत्र में भी इस परिवार की भाषाएं अग्रगणी हैं। आप देखिए, वेद, पुराण, उपनिषद ये सब अपौरुषेय हैं। आप ध्यान दीजिए, वाल्मीकि रामायण पहला एपिक विश्व का। इस परिवार की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन विश्व में सर्वाधिक हुआ है। भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार की भाषाओं के विद्वानों में कौश, पाणिनि, भर्तृहरि, ससूर, ब्लूमफील्ड, चामस्की आदि ने ही सर्वाधिक कार्य किया है। पाणिनि जो है, पाणिनि यहीं तक्षशिला, इसमें पाणिनि का जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में है। ये हमारे 3 विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभीपुर। अभी इसमें मैं न जा करके कैसे भाषा विकसित हुई है और भारोपी परिवार कैसे विस्तार पाया है उसको देखिए। भारोपी परिवार का जो विभाजन हुआ है मित्रों, वो 2 भागों में है। पहले को हम केंतुम, यह शब्द लैटिन का है और इसका अर्थ है 100। इसके अंतर्गत केल्टिक, आयरिश, स्कॉच, जर्मन, अंग्रेजी, स्वीडिश, लैटिन, इतालवी, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि, ग्रीक एवं तोखारी भाषाएं आती हैं प्रथम में। द्वितीय जो है शतम परिवार, यह शब्द अवेस्ता का है जिसका अर्थ भी होता है 100। इसमें स्लाव, रूसी, बल्गेरियन, पोलिश, ईरान, फारसी, ताजिक, भारतीय, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, असमिया आदि आती हैं। अब आप देखिए, इसके अलावा भी भारोपी परिवार में जो केंतुम वर्ग है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित भाषाएं हैं। केल्टिक पहला जो इसमें है,
पहले इसका क्षेत्र मध्य यूरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस, एशिया माइनर आदि में काफ़ी बड़े भाग में था। अब यह आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, मालदीप आदि में सीमित हो गया है। मुख्य भाषाएं गालिक, मृत, वेल्स, आयरिश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड का उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी भाग अब समाप्त प्राय है। मैक्स, मालदीप अब समाप्त प्राय है। जर्मन दूसरा भाग है इसका जर्मनिक, ट्यूटानिक, भारोपी परिवार की अत्यंत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जो अपने ध्वनि परिवर्तनों, ग्रिम नियम, बर्नर नियम, ग्रासमान नियम के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य भाषाएं और क्षेत्र: उत्तरी आइसलैंडिक, आइसलैंड, डेनिश, डेनमार्क, नॉर्वेजियन, नॉर्वे, स्वीडिश, स्वीडन, दक्षिणी अंग्रेजी, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि में अनेक क्षेत्र। जर्मन, जर्मनी, डच, हॉलैंड, फ्लेमिश, बेल्जियम, इनमें अंग्रेजी, डच, फ्लेमिश निम्न जर्मन कहलाती हैं, तथा जर्मन जिसमें स्वाबिनियन, बवेरियन और अल्मानिक हैं, उच्च जर्मन कहलाती हैं। तीसरा जो वर्ग है केंटुम का, उसका लैटिन है, रोमांस इतालिक। यह वर्ग लैटिन के बोलचाल के रूप से विकसित हुआ है। भाषाएं तथा क्षेत्र इसमें इतालवी, इटली, सिसिली, रोमानिया, फ्रांसीसी, फ्रांस, स्पेनिश, स्पेन, पुर्तगाली, पुर्तगाल में बोली जाती है। चौथा इसका केंटुम का वर्ग है ग्रीक, हेलेनिक। इसके क्षेत्र यूनान, ग्रीस, इजेनियन द्वीप समूह, अल्बानिया, बुल्गारिया तथा तुर्की का कुछ भाग, साइप्रस और क्रीट द्वीप हैं। इस शाखा की मुख्य भाषा ग्रीक है, जिसमें अत्यंत समृद्ध प्राचीन साहित्य मिलता है। मूल भारोपी के व्यंजन संस्कृत भाषा में अधिक सुरक्षित है। आप ध्यान दीजिए तो उनके स्वर ग्रीक में 4 ही कारकीय रूप हैं: कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध। ग्रीक संस्कृत के बहुत समान है। इसमें भी 3 लिंग समास की व्यवस्था, आत्मनेपद, परस्मय पद तथा संगीतात्मक स्वराघात है। 5वीं भाषा है केंटुम वर्ग की तोखारी। इसका क्षेत्र मध्य एशिया का तूरफान प्रदेश रहा है। महाभारत में तुषार रूप में इसी के बोलने वाले लोगों का उल्लेख है। 7वीं सदी में यह भाषा लुप्त हो गई। संधि नियमों, विभक्तियों तथा शब्द भंडार आदि में यह संस्कृत के काफ़ी निकट है। अब उसका जो भारोपी परिवार का दूसरा वर्ग है शतम वर्ग, उसमें आप देखिए इसकी शाखाएं इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, भारत ईरानी है। यानी इलीरियन, अल्बेनियन, इसकी मुख्य भाषा अल्बेनियन है, जो अल्बेनिया तथा यूनान के कुछ भागों में बोली जाती है। इस शाखा की अन्य भाषाएं समाप्त हो गई हैं। बाल्टिक सागर के किनारे इसका क्षेत्र है। मुख्य भाषाएं लिथुआनिया, लेटिस, लटाविया हैं। इस शाखा का विकास कम हुआ है, अब भी यह मूल भाषा के निकट है। संगीतात्मक स्वराघात, द्विवचन, एस्ति, संस्कृत में अस्ति जैसे रूप इसमें आज भी सुरक्षित हैं। इसमें शतम वर्ग का तीसरा भाग है स्लाव। विभाजन, भाषाएं और क्षेत्र: पूर्वी रूसी, इसे महारूसी भी कहते हैं, जो रूस में है। श्वेत रूसी, रूस के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। लघु रूसी, यूक्रेन में बोली जाती है। पश्चिमी पोलिश, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, दक्षिणी बुल्गारिया में बोली जाती है। सर्बो क्रोशियन, यूगोस्लाविया में बोली जाती है। स्लोवेनियम, यूगोस्लाविया के दक्षिण भाग में। आप देखिए भारोपी परिवार की बात मैं कर रहा हूँ आप, और शायद आप हिंदी गुजराती में ही होंगे, लेकिन पढ़ेंगे तब। ये टॉपिक बहुत लंबा है। अगली जो चौथा है शतम वर्ग की जो चौथी भाषा आर्मेनियन। यूरोप और एशिया की सीमा पर कुस्तुनतुनिया तथा कृष्ण सागर के पास इसका क्षेत्र है। इसकी इस्तांबुल बोली यूरोप में बोली जाती था, अराराट एशिया में, यानी एशिया में जो बोलते हैं उसे अराराट बोलते हैं। भारत ईरानी शाखा के अन्य नाम हिंद ईरानी या आर्य भी हैं। 5वां इसका जो भाग है। भारोपी परिवार की यह शाखा बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवार का प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य अपने शुद्ध अर्थों में इसी शाखा में मिलता है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद के बराबर पुराना शुद्ध साहित्य संसार किसी भी भाषा में कदाचित नहीं मिलता है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ 2000 ईस्वी पूर्व तक लिखी जा चुकी थी, ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा है, और 1500 ईस्वी पूर्व तक तो इसका बहुत अंश लिखा जा चुका था, ऐसा अधिकांश विद्वान लोग मानते हैं। पारसियों का धर्मग्रंथ जेंद अवेस्ता भी लगभग 7वीं सदी ईस्वी पूर्व का है। इसके अतिरिक्त इस शाखा की भाषाओं की गठन तथा उसका साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए इस शाखा ने सामग्री दी है, और पश्चिम में भाषा विज्ञान का अध्ययन तभी से यथार्थता शुरू भी हुआ जब से उन लोगों को इस भारत ईरानी शाखा के अध्ययन मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बात को भाषा विज्ञान इतिहास पर विचार करते समय कुछ अधिक विस्तार से देखा जा सकता है।
आजकल केंतुम और सतम वर्ग वाला वर्गीकरण नहीं माना जाता। जो बात हमने की है इसको कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। भारोपी परिवार की सीधे मुख्यतः 10 केल्टिक, इटालियन, जर्मनिक, हेलेनिक, हित्ती, तोखारी, इलेरियन, बल्टिक, स्लाव तथा भारत ईरानी शाखाएं मानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। हम एक भारत ईरानी शाखा की जो शाखा है, भारत ईरानी की शाखा की जो पहली शाखा है भारतीय आर्य भाषा यानी प्राचीन वैदिक बोली। उस प्राचीन वैदिक बोली के कई रूप मिलते हैं। पहला जो रूप है उदिच, दूसरा है प्रतीच, तीसरा है मध्य देशीय, चौथा है प्राच्य और पांचवा है दक्षिणात्य। अब आप देखिए उदिच भाषा, उसका जो दो रूप बना, इसमें ब्राचड अपभ्रंश जिसे सिंधी बोलते हैं, आप ध्यान दीजिए, और उसका दूसरा रूप है उदिच का केकय, मद्र, टक, कयादि। इससे दो भाषाएं निकली, पश्चिमी पंजाबी जिसे लहदा, और दूसरा इसका भाग है सौरसेनी से प्रभावित पूर्वी पंजाबी। उत्तर की पहाड़ी भाषाएं जो मूलतः खस अथवा दर्द थी, किंतु जो प्राकृतिक युग में राजपूताने की बोलियों से प्रभावित हुई, उसमें खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएं, पहाड़ी भाषाओं से पश्चिमी पहाड़ी, चमेयाली, मध्य गढ़वाली और पूर्वी खसकुरा या नेपाली। आप देखिए प्रतीच दक्षिण पश्चिम लाटी, सौरसेनी, आभीरी तथा अवंती आदि, किंतु सौरसेनी से प्रभावित विशेष नागर अपभ्रंश। अब नागर अपभ्रंश से भाषा निकली राजस्थानी से आप देखिए पश्चिमी मारवाड़ी, गुजराती, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती, गुजरी, मालवी तथा निमाड़ी, यानी ये भेद हैं। मध्य देशी से देखिए सीधे सौरसेनी से सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, हिंदुस्तानी या नागरी हिंदी, जिससे आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ। प्राच्य में दो भाग, अर्धमागधी, मागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मागधी से मागधी अपभ्रंश, और उस मागधी अपभ्रंश से पश्चिमी मागधी, मैथिली। पश्चिमी मागधी में तीन भाग, मैथिली, मगही, भोजपुरी। पूर्वी मागधी, उसमें असमिया, बंगला और उड़िया। दाक्षिणात्य यानी महाराष्ट्रीय प्राकृत अपभ्रंश, मराठी तथा कोंकणी, यानी जो द्रविड़ परिवार है वो उसका अलग अलग स्वरूप रहा है, आप ध्यान दीजिए। लेकिन द्रविड़ परिवार जिसे हम कहते हैं उसको भी समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ आचार्य वामन थे तो उन्होंने 4 रीतियों की बात की थी, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, यानी ये 4 प्रकार की रीतियाँ बताई थी भौगोलिकता के आधार पर। और उसी भौगोलिकता के आधार पर 4-5 प्रदेश हमारे यहाँ बने थे, मगध, मध्य देश, द्रविड़ देश, पांचाल और गांधार। ये एक लंबा प्रकरण है, उसमें हम न जाकर भारत ईरानी के मूल भाषी अन्यों का साथ छोड़ने के बाद जब आगे बढ़े तो कुछ लोग ईरान में रुक गए और कुछ लोग और बढ़कर भारतवर्ष में आ बसे। इस प्रकार इस शाखा की भारतीय और ईरानी 2 प्रमुख शाखाएं हुई। बहुत लोगों ने इन दोनों को भारोपी की अलग अलग शाखा माना, किंतु ऐसा मानना वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत सी बातों में साम्य रखती हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों पहले से अलग ना होकर एक शाखा के रूप में थी और बाद में अलग हुई। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 16वीं-17वीं शताब्दी में ईरान जो है भारत से अलग हुआ था। अफगान भी अलग हुआ था, जो अफगानिस्तान है, गांधार है, आपको ध्यान होना चाहिए। बाद में आप देखिए पाकिस्तान अलग हुआ, तिब्बत अलग हुआ। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भारोपी परिवार की विशिष्टता आप देखते जाइए। भारत और ईरानी में समानता, भारोपी मूल भाषा के 3 ह्रस्व मूल स्वर अ, ए, ओ तथा 3 दीर्घ मूल स्वर अ, ए, ओ के स्थान पर भारतीय तथा ईरानी दोनों ही में एक ह्रस्व मूल स्वर अ और एक दीर्घ मूल स्वर आ, ये 2 ही मिलते हैं। जैसे भारोपीय में नेभास बोलते हैं, संस्कृत में नभस बोलते हैं, अवेस्ता में नभः बोलते हैं। भारोपी में ओस्त बोलते हैं, संस्कृत में अस्थि बोलते हैं और अवेस्ता में अस्थि बोलते हैं। भारोपी में याग बोलते हैं, संस्कृत में यज बोलते हैं और अवेस्ता में भी यज बोलते हैं। भारोपी में एपो बोलते हैं, संस्कृत में आप माने पानी, और अवेस्ता में अब बोलते हैं। अब आप देखिए भाषा की व्यवस्था है, आप देखते जाइए भारोपी परिवार की भाषाओं की। दोनों में भारोपीय के अति ह्रस्व या उदासीन स्वर अ के स्थान पर ई स्वर मिलता है। भारोपीय में बोलते हैं आप प, अ, ते, संस्कृत में कहेंगे पिता, अवेस्ता में कहेंगे पिता। दोनों में ही मूल भारोपीय र, री का ल, री और ल, री का र
हुआ है। संभवतः र री, जैसे कृष्ण, आप ध्यान दीजिए, उस समय भेद नहीं था। केंतुम को भारोपी का प्रतिनिधि मानकर कुछ उदाहरण यहाँ लिए जा सकते हैं। जैसे ग्रीक में लुके बोलते हैं, लैटिन में कहेंगे रुन करे, लुपुस लिंगो, संस्कृत में बोलेंगे लंचाम, ब्रिकह रेहिम, अवस्था में कहें ब्रहन को। इस शाखा में ई उ क तथा र के पश्चात आने वाला स व्यंजन ईरानी में स हो गया है और बाद में संस्कृत में श हो गया, खटकोड़ वाला स। कुछ उदाहरण जैसे भारोपी में कहते स्थिष्ठामि, संस्कृत में कहेंगे तिष्ठामि, अवस्था के में कहेंगे हिस्तौती, जीवस्तर, भारोपी में कहेंगे जीवस्तर, संस्कृत में कहेंगे जोष्ट और अवस्था में कहेंगे जओसो। मूल भारोपी के प्रथम श्रेणी के कंठ या पुरकंठ के ख खे, अब देखिए बोल करके ग गे घ घे भारत ईरानी शाखा में क्रम से स श ज हो गए हैं। कालांतर में भारत में स ज और ह हो गए और ईरान में स ज और झ हो गए। मूल भारोपी के तृतीय श्रेणी के कंठ या कंठोष्ठ क क्व ख ख ग ग घ घ इस शाखा में शुद्ध कंठ क ख ग घ हो गए और यदि इनके बाद ई ए स्वर थे तो क्रम से च छ झ हो गए। ईरानी तथा भारतीय दोनों में स्वरांत संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के लिए खष्टी में नाम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोनों में आज्ञा के लिए अन्य पुरुष तू और अंतु प्रत्यय पाए जाते हैं। बहुत से शब्द दोनों ही में लगभग एक जैसे हैं और दोनों में उनका अर्थ भी प्राय ही है। जैसे संस्कृत में ओजस, अवस्था में ओजह, आप ध्यान दीजिए, अनु अनु, अन्य अन्य, विश्व विषप। अब देखिए यहाँ ददाम ददाम, असुर अहुर, पुत्र पुत्र, सप्त हप्त सप्ताह हफ्ता जो बोलते हैं आप, वशिष्ठ वहिष्ठ, अस अहि, इस तरह के उच्चारण। वैदिक संस्कृत और व्यवस्था इतनी समान है कि एक भाषा के बहुत से वाक्य केवल साधारण परिवर्तन से दूसरी भाषा के बनाए जा सकते हैं। उदाहरण ये देखिए, यो यथा पुत्रम तरुणम सोम बंदते मर्त्य, अवस्था में कहें यो यथा पुत्रम तरुण होम बंदे मत्स्यो। फिर दूसरा शब्द देखिए, सूरम धामसु सविष्टम, अवस्था में कहेंगे सूरम दामोहु सविष्टम, संस्कृत में कहेंगे सावने या ऋतुआ, अवस्था में कहें हावनियम आरतुमा। इस तरह के उच्चारण मिल रहे हैं। भारतीय और ईरानी में अंतर देखिए, उपरोक्त बातों पर ध्यान दिया जाए तो दोनों भाषाओं में अंतर साफ नजर आता है। च वर्ग केवल 2 व्यंजन च और ज ईरानी में है, जबकि भारतीय भाषा में 5 च छ ज झ ञ है। ईरानी में ट वर्ग का अभाव जबकि भारतीय भाषा में नहीं है। ईरानी में ट वर्ग नहीं है जबकि भारतीय भाषा में